हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि CBT 2 का एग्जाम जस्ट आने ही वाला है, तो आज का जो सेशन रहने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो CBT 2 एग्जाम के लिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हमारे SSC की तरफ से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और मेरे साथ है अंकुर सर, और वो भी आप लोगों को गाइड करेंगे रिगार्डिंग टॉपिक्स आपको किस तरीके से इन लास्ट 10 डेज में पढ़ना चाहिए। तो सर, आपको क्या लगता है कि जैसे अभी लास्ट 10 दिन बचे हैं, तो स्टूडेंट्स को किस तरीके से रिवीजन करनी चाहिए, किस तरीके से इन 10 दिन में कि वो एक अच्छा रिजल्ट अपना CBT 2 एग्जाम में दे पाए? वैसे तो मैम सभी स्टूडेंट्स ने जो है अपनी तैयारी कर ली होगी और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बट फिर भी कुछ फेवरेट टॉपिक हैं SSC के जिसको जो है हमारी टीम ने सेलेक्ट किया है, और उनको सभी टॉपिक्स को हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एटलीस्ट आप उनको एक बार और रिवाइज करके जाइए कि वहां से जो वो स्ट्रॉन्ग जोन है, एक फेवरेबल जोन है SSC का, कि वहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो एक तो हम ये स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। दूसरा ये है कि किस तरीके से आपको कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं। तो ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे सभी स्टूडेंट्स के लिए। सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर आप का सेशन, और ये देख लेते हैं सर। सबसे पहले तो जो हमारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनके कुछ टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है। तो सर सबसे पहले देखिए, सर्वेइंग सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सर्वेइंग सब्जेक्ट में अगर सर हम देखें तो जैसे हमारा एरर एंड करेक्शन वाला टॉपिक है, कंपास सर्वे के न्यूमेरिकल्स हैं। पिछले कुछ सालों में SSC JEE का अगर आप एग्जाम देखेंगे तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल और क्वेश्चन फ्रीक्वेंट देखने को मिले। तो ये एरर और करेक्शन, कंपास सर्वे, लेवलिंग, ये तो ऐसे टॉपिक है मैम, इनसे तो प्री में भी और मेंस में भी हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लेवलिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ट्रेवर्सिंग के न्यूमेरिकल हो गए, एरिया एंड वॉल्यूम से ना प्री में बहुत क्वेश्चंस आते थे। इस बार सर उन थोड़े कम आए, क्योंकि पता था कि CBT 2 में कैलकुलेटर अलाउ होगा। तो जब कैलकुलेशन आप कर सकते हो तो इसका मतलब इस बार चांस है कि यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने सर्वेइंग सब्जेक्ट पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को हम यही बोलेंगे कि आप एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर करके जाना। मैम ने जो है काफी डिटेल में आपको पढ़ा है, तो डेफिनेटली अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो सब ऑलरेडी क्लास में जो है करा दिए गए हैं। बस एक बार उनको आप रिवाइज कीजिए और जो है अच्छे से आप अटेम्प्ट करके आइए। बिल्कुल सर। सो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सर आप बता रहे थे, अभी हम सर और हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ टॉपिक्स इतने फेवरेट है कि वो हर साल वहां से SSC सवाल पूछता है, जिसमें कि मैम ये मेंशन भी है SSD और OSD साइड डिस्टेंस। यहाँ से क्वेश्चन मेंस में जब कन्वेंशनल पेपर होता था, इस बार तो CBT हो रहा है, इस बार तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूसरे जोन से भी आने के चांसेस हैं, बट इतना फेवरेट है कि बस इसी से क्वेश्चन देता है। तो इसको तो छोड़कर नहीं जाना है, इससे तो क्वेश्चन का अच्छा खासा प्रैक्टिस आपको करके जाना है। और जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो मैम जितना मुझे लगता है कि जो कन्वेंशनल प्रीवियस ईयर हैं, आप एक एक कन्वेंशनल क्वेश्चन उनको भी अटेम्प्ट करें। बिल्कुल सर। उसी से ही क्या है वो स्टेप्स में क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, बट आपको जो एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा ना, वो पूरे कन्वेंशनल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद ही मिलेगा। और सर जब हम कन्वेंशनल क्वेश्चन करते हैं उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स यूज हो जाते हैं, तो उससे हमारा रिवीजन हो जाता है कि 2 से 3 सवाल बन जाएंगे। और 2 से 3 सवाल को अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, एक ही क्वेश्चन के थ्रू जो है कम टाइम में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की यहाँ पर बात करें तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और OSD के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको पता होने चाहिए, और कैसे अप्लाई करना है किस तरीके के क्वेश्चंस में। और हमने वो अपने कोर्स में भी अच्छे से प्रैक्टिस किया है, जो CBT 2 का कोर्स था। सुपर एलिवेशन की बात करें तो यहाँ से न्यूमेरिकल आपका प्री में भी पूछा जाता है और मेन्स में भी अभी पूछा जा सकता है CBT 2 में। ग्रेड कंपनसेशन या कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालिए, तो इसका बेसिक सा सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, आपको थोड़ी बहुत वैल्यूज याद होंगी कि 4% से कम अगर वैल्यू होती है तो ग्रेड कंपनसेशन हम अप्लाई नहीं करते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में गलती करवा सकती हैं, तो आपको इनको थोड़ा अच्छे से जो आपने बात बोली है मैम, बिल्कुल इस पर गेट एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, और इससे मतलब कैलकुलेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, और बच्चा उसमें लगा रहता है और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही मैम ने जो अभी इस टाइप के क्वेश्चन को आपने फोकस करके जरूर जाना है ना। इसके बाद सिग्नल डिजाइन की बात करें, ये ब्रेकिंग टेस्ट जो टॉपिक है मैम, यस सर, ये मेनली गेट एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं।
और इस बार पूरे चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंपल भी है और कहीं ना कहीं ये एक बेसिक फंडामेंटल बिहाफ पे ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते पूछा हैं। जा सकता है। तो चांसेस है बेटा, इसको ब्रेकिंग टेस्ट का मतलब सिंपल सी बात है, वो मैम स्किड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो है क्या रिटार्डेशन होता है अपना ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के साथ, सिंपल फॉर्मूला F इज इक्वल टू A/G, ठीक है। तो इसको अगर किसी बच्चे ने मान लिया कभी किसी वजह से नहीं भी उसके माइंड में है, तो यहाँ से आप एक बार इसको रिकॉल जरूर करके जाएं, पूरे चांसेस हैं। यस सर। तो इसके बाद सर अगर हम बात करें तो सिग्नल डिजाइन हो गया, इसका भी एक बेसिक सा न्यूमेरिकल छोटा सा फॉर्मूला है, आप वो पढ़ सकते हो। मतलब इसमें वेबस्टर अप्रोच से ज्यादा क्वेश्चन गेट में आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से इस बार क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी से बन सकता है। yes, जो अजम्पशन बेस्ड मेथड से तो नहीं बनेगा मैम, है ना। तो ये क्वेश्चन, ये डिजाइन में वेबस्टर आप पढ़ के जरूर जाएं। यस सर। इसके बाद जैसे आपका CBR मेथड हो गया, बिटुमिन पर सर जो अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, इससे बिटुमिन की प्रॉपर्टीज भी रिवाइज हो जाएंगी। कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो वो भी बन जाएगा। और यहाँ से मतलब हमारी पूरी टीम ने जब इसको एनालिसिस हम लोग कर रहे थे, तो ये भी पाया कि जो एग्रीगेट और कंक्रीट के टेस्ट हैं वो तो आपसे दूसरे सब्जेक्ट में भी पूछे जा सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में और जो है अपना RCC में। बट यहाँ पे स्पेशली बिटुमिन के टेस्ट को जरूर आप पढ़ के जाएं, है ना। और उसमें भी जैसे एग्रीगेट में पढ़ के जा सकते हैं एंगुलरिटी नंबर, एंगुलरिटी नंबर का न्यूमेरिकल गेट में भी आता है, और इस बार यहाँ से CBT 2 में भी बनने के चांसेस हैं, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद सर जैसे रिजिड पेमेंट का जब हम डिजाइन करते हैं तो वो बेसिक डिजाइनिंग के पैरामीटर्स हैं, तो आपको वो वन मतलब छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, और डायरेक्ट अगर याद होगा तो अप्लाई करके क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो वाले क्वेश्चंस भी जरूर रिवाइज मतलब कर लेना। एम्पिरिकल फॉर्मूला बेस्ड ना, जी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेलवे इंजीनियरिंग से हम यही कहेंगे सर, जो आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन के बेसिक फॉर्मूलाज है वो एक बार पेपर में जाने से पहले जरूर देख लेना अच्छे से। हाँ, उसमें भी सुपर एलिवेशन और परमानेंट वे के स्लीपर डेंसिटी हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो ESC ऑब्जेक्टिव में भी देते थे, और यहाँ पर भी चांसेस हैं। तो इसके बाद सर आप इन सब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, थोड़ा सा आप हाइड्रोलॉजी इरिगेशन के बारे में। हाइड्रोलॉजी में बात करें तो देखो, हाइड्रोलॉजी का वेटेज थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू इरिगेशन। इरिगेशन का वेटेज बहुत ज्यादा है, और इस सब्जेक्ट की अच्छी बात यह है मैम कि छोटा सब्जेक्ट होते हुए और ये वेटेज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते हैं, और कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं गेन हो जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट की खूबसूरती है कि यहाँ पर आप कम टाइम में फोकस करके और ज्यादा नंबर ऑफ मार्क्स गेन कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा, हाइड्रोलॉजी का सिलेबस तो कम ही है, बट उसमें आप प्रेसिपिटेशन पढ़ के जाएं, और प्रेसिपिटेशन में भी एवरेज रेनफॉल कैसे कैलकुलेट की जाती है, मिसिंग रेनफॉल मैम कैसे कैलकुलेट की जाती है। दूसरा, रेन गेज के टाइप्स आप जरूर पढ़ के जाएं। रेन गेज के मैम टाइप से प्री में तो क्वेश्चन आता ही है, बट चांसेस है कि यहाँ पर भी देखो ज्यादा नहीं है कि 1 घंटे में और 2 घंटे में 120 मिनट में अगर वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बच्चे को, तो कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली थ्योरेटिकल रहेंगे और एक सिंपल डेटा बेस्ड रहेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि प्रेसिपिटेशन में आप रेन गेज, टाइप्स ऑफ रेन गेज पढ़ के जाएं। दूसरा, इवापोरेशन रेट, इवापोरेशन फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं उनको पढ़ के जाएं, और इनफिल्ट्रेशन रेट कैसे कैलकुलेट होती है, इसके लिए एक होल्टेंस इक्वेशन आप लोग पढ़ते हो, उसको आप जरूर पढ़ के जाएं। ये एक बहुत फेवरेट टॉपिक है और एक न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। यहाँ से न्यूमेरिकल मैम फॉर्म होता ही है, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इरिगेशन की। तो इरिगेशन में ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड जो रिलेशन है, इसको आप अच्छे से करके जाएं। यहां से पूरे चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा, लेसी पूरा इंपेरिकल थ्योरी मैम खुद ही है, तो डेफिनेटली यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेसी थ्योरी और कैनेडी थ्योरी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की अगर बात करें, यहां से अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो वो ड्रॉबैक से बन सकता है मैम, और कंपैरिजन से बन सकता है। तो लेसी थ्योरी के ड्रॉबैक्स काफी इंपॉर्टेंट है, एक चीज। दूसरा, लेसी और कैनेडी का दोनों थ्योरी को एक बार आप कंपेयर कर लेना, जो डिफरेंस है वहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। उससे अलग मैम आता है एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम। बेसिकली ये प्योरली बात करें तो एक कन्वेंशनल टॉपिक है, बट इसमें भी छोटे छोटे पार्ट्स में वो सवाल रख सकता है, जैसे अपलिफ्ट प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करना है, या फिर मैम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करा सकता है ओवरटर्निंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो यहां से आप ग्रेविटी डैम को एक बार एनालिसिस जो आपने किया है या जो आपको पढ़ाया गया है उसको आप जरूर एक बार कंप्लीट करके जाएं। उससे अलग आता है सीपेज थ्योरी। तो सीपेज थ्योरी में आप देख कर जाएं कि कैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं, और उसमें भी
जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपसे पूछा जाता है। आउटलेट्स ये मैम पूरा एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से गेट एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं और आपको एसएससी जेईई सीबीटी 2 में भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ आउटलेट से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही है कि हम लोग डायरेक्टली वो टॉपिक आपके साथ शेयर करें जो हमारी पूरी टीम ने अपने एक्सपीरियंस के बिहाव पर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करके जो कुछ टॉपिक्स ऐसे निकाले हैं कि अगर आप यहां पर फोकस करके जाते हैं तो आपको लास्ट 10 डेज में मिनिमम टाइम में कहीं ना कहीं वहां पे ज्यादा ग्रैप्स करने को मिल जाएगा, ज्यादा मार्क्स आप यहां से ले सकते हैं। क्योंकि सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें लग रहा था सीबीटी 1 नहीं क्रैक होगा और उन्होंने 2 की तैयारी नहीं की। 2 की तैयारी नहीं की। और दूसरा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं मैम, कभी कभी होता है ना कि सपोज मुझे 2 टॉपिक अच्छे से आते हैं और मेरे बस 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन आ गए, ऐसा भी होता है ना। हाँ। तो कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट अगर जिनका तैयारी किसी भी वजह से, अगर भाई उनका मूड नहीं था तैयारी करने का या सीबीटी 2 एक जो है उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, तो वो इनको जरूर पढ़ के जाए। और जो तैयारी कंप्लीट बच्चे कर रहे हैं, पूरा जो पूरे तरीके से अपना तैयार है अपने आप को, वो भी एक बार इनको अच्छे से देख कर जाएं। ये हमारा पूरी टीम का सजेशन है। मैम एनवायरनमेंट डिस्कस कीजिए। बिल्कुल। अब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अगर हम बात करें तो सेडिमेंटेशन वाला एक ऐसा टॉपिक है जिसका एक बेसिक फॉर्मूला यूज होता है, चाहे एफिशिएंसी निकालनी हो, चाहे सेटलिंग वेलोसिटी निकालनी हो। तो उन बेसिक क्वेश्चंस में आपको ना यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एनवायरनमेंट का अगर न्यूमेरिकल आता है तो यूनिट्स में बहुत गलती होती है कन्वर्जन की, तो आप उस तरीके के क्वेश्चंस एक बार देख लेना जरूर और फॉर्मूलाज भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना सर। इसके बाद अगर हम जैसे बात करें फिल्ट्रेशन वाला टॉपिक है तो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, फिल्ट्रेशन का टॉपिक से कुछ न्यूमेरिकल सर गेट एग्जाम में बनते हैं कि नंबर ऑफ फिल्टर्स निकालिए, तो वो बेसिक क्वेश्चन मुझे लगता है शायद एक बार आपको देख और इसका डिजाइनिंग डायरेक्टली आपसे डिजाइन डेटा भी पूछ सकता है। जैसे अंडर ड्रेनेज सिस्टम मैम ईएससी में गेट में पूछा जाता है, तो वहां से डायरेक्टली जो है कुछ डेटा आपसे पूछा जा सकता है। और याद रखिए कि आरएसएफ जो है इनका फिल्ट्रेशन रेट, वही डिजाइन डेटा पे बात करेंगे, तो इनको जरूर आप देख के जाइए क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एसएसएफ से, देखो हमने एसएसएफ मेंशन नहीं किया मैम, वो इसलिए नहीं किया कि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आरएसएफ है, वैसे भी कॉमनली आरएसएफ ही यूज होता है। तो जी, इसके बाद सर क्लोरीनेशन की बात करें तो डिसइंफेक्शन के वो जो टॉपिक्स है कि डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी, परसेंटेज ऑफ रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, इनको कैलकुलेट करना है। और इन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या गिवन है, कहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो थोड़ा सा आप जब इस फॉर्मूला को रिवाइज करोगे, इसके साथ 2-3 क्वेश्चन देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और अभी हमारी इंजीनियर्स वाला की टीम ने आप लोगों के लिए कुछ प्लानिंग भी करी है जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, तो वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा क्योंकि इन टॉपिक्स के सर क्वेश्चन हम वहां भी कंसीडर करेंगे। और हम तो ये समझते हैं मैम कि अगर कुछ स्टूडेंट ने इन सबको इस तरीके से कवर किया और जो हम अब सेशन लेके आने वाले हैं, अगर इफेक्टिवली, क्योंकि क्वेश्चन भी वहां पे पूरी टीम ने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और जो मोस्ट एस्पेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको रखा गया है, तो अगर आप उनको अच्छे तरीके से ज्वाइन करते हैं, वहां से सीखते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। यस सर। सर आगे बात करिए आप इन टॉपिक्स के बारे में। जो जैसे मैम डिसइंफेक्शन रेट की मैम ने बात की है, तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर कभी बन सकता है तो मैम टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट भी बन सकता है ना। तो ये कुछ हर टॉपिक के अंदर आपको देखो 2 अप्रोच के साथ उस टॉपिक को स्टडी करना है कि क्या इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्या न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। बट हमें न्यूमेरिकल पोर्शन पर तब जाना है जैसे अभी हमने आपको कुछ टॉपिक्स दिए हैं कि जिसमें मैम जैसे गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, तो वहां से यहाँ पर भी चांसेस है कि न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल ये पूछा जा सकता है। अब से पहले प्री में क्या होता था कि वो न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं पूछा जाता था, बट इस बार जो है, अच्छा इसमें डिसइंफेक्शन हो गया, बाकी अदर टॉपिक हो गए मैम, यहां से क्वेश्चन अब से पहले एसएससी जेईई में पूछा नहीं जाता था, कम पूछा जाता था। उसके पीछे रीजन क्या था कि 10 से 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता था मैम, और टाइम सारा सिलेबस कवर करना होता है, तो वहां पे एक ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता था, बैलेंसिंग कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर। इस टॉपिक से मतलब पंपिंग पावर कितना रिक्वायर्ड चाहिए, कितना चाहिए, उसके लिए हमेशा एक क्वेश्चन देता है। आप देख लेना बेटा, प्रीवियस ईयर में लास्ट 2 to 3 ईयर से एक ही क्वेश्चन पूछता है।
तो इसीलिए इस बार चांसेस है कि वो एक नहीं पूछेगा, इस बार तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछेगा और टॉपिक को भी बढ़ाएगा। यस सर। तो टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट आप देख के जाना। ये बैलेंसिंग कैपेसिटी ऑफ रिजर्वोयर, मैम ये एसएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो इसको तो हम बोलेंगे आप इसको पढ़ के जाना, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा बीओडी और सीओडी, बीओडी सीओडी यहां से भी आपके न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस हैं। और अगेन हम बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट। डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट ये तो एसएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, हमेशा यहाँ से प्री मेंस में क्वेश्चन देता है, प्री में भी क्वेश्चन देता है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको एक मिक्स डिस्चार्ज कैलकुलेट कराने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, मिक्स वाटर का बीओडी कैलकुलेट कराने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट को आप जरूर पढ़ के जाएं। दूसरा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, ये तो मैम हमेशा फेवरेट टॉपिक रहा है इसमें। तो देखो यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, अल्टीमेटली इस टॉपिक से मैम पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेगा, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। अच्छा बिल्कुल एश्योर रहिए कि ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स ही एग्जाम में आएंगे। क्यों मैम, आपका क्या समझना है कि अगर वो 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा रहे हैं और उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा, तो डेफिनेटली कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिसमें मोर देन 1 मिनट, मोर देन 2 टाइम ज्यादा भी लगेगा। तो वहां पे टाइम को कंपनसेट किया जाएगा बाय द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो आप बिल्कुल एश्योर रहिए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे और वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जस्ट प्री एग्जाम होंगे। तो टाइम इसी तरीके से जब एग्जाम डिसाइड किया जाता है तो इसी तरीके से किया जाता है। तो ये पोर्शन एयर पोल्यूटेंट्स का है जो ही डायरेक्टली आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा ही नॉइज लेवल स्टैंडर्ड्स, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं अलग अलग जोन के लिए कि नॉइज लेवल क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल और परमिसेबल, ठीक है। ये नॉइज का लेवल जो है यहां पर भी आप देख के जाएं। तो हम लोग समझते हैं कि अगर आप इतने इस टाइप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कवर करके जाते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करके जाते हैं, तो बहुत फ्रूटफुल होंगे। बिल्कुल मैम। इसके आगे सर हम बाकी सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो बाकी फैकल्टीज के साथ डिस्कशन करके हमने यहाँ पर ये टॉपिक्स मेंशन किए हैं। जैसे आप बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी देखेंगे तो सीमेंट एंड कंक्रीट तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी ब्रिक से भी आप ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने लग गए, तो ये जो टॉपिक्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं इनको एक बार अच्छे से देख लेना। जैसे ब्रिक हो गया, टिम्बर और स्टोन के वो बेसिक क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ रखे हैं, थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेना, है ना सर। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन में अगर हम देखें तो सेम स्पेसिफिकेशन हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया, वैल्यूएशन, बिल्कुल। तो एस्टिमेशन, कंक्रीट, ये एस्टिमेशन में देखो जो सिलेबस आपका प्री का है सिलेबस तो वही है, और यहाँ पर भी ज्यादा चांसेस जो हैं कहीं ना कहीं वो सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत बड़े भी नहीं दे सकते। और यहाँ पर मैम क्या होता है एस्टिमेशन से, या तो क्वेश्चन फिर बहुत ज्यादा लेंदी बनता है, मतलब बहुत कन्वेंशनल अप्रोच के साथ बनता है, या फिर बहुत स्मॉल स्केल का क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए ज्यादा चांसेस है कि आपके जस्ट लाइक प्री एग्जाम जो है क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से आप आरसीसी को देख सकते हैं, बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग। इसी तरीके से सॉम में आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं ये ऑलरेडी आप सब कवर कर चुके हैं, सर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करा दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एसएफडी, बीएमडी बहुत कॉमन टॉपिक है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देता है वो, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन, शियर स्ट्रेस, ये बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ से दे सकता है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में ये इनडिटर्मिनेसी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बस यही देता है ज्यादातर जेईई एग्जाम्स में। आर्चिज में आपका जो है जितने भी आपके मेथड्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो टॉपिक्स हमें रखे हैं ये फैकल्टीज ने सजेस्ट किए हैं और यहाँ से आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट सर, अगर हम स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कनेक्शन के कुछ बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप वो देख लीजिएगा। कंप्रेशन मेंबर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके इस एग्जाम के लिए, तो टेंशन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो टेंशन मेंबर आप स्किप करके कंप्रेशन मेंबर को अच्छे से रिवाइज कर लेना। और वहीं पर हम सॉयल मैकेनिक्स की बात करें तो इंडेक्स प्रॉपर्टी तो आपके वो बेसिक फार्मूला है जो पूरे सॉयल मैकेनिक्स में यूज होते हैं, तो इनको अच्छे से रिवीजन करके कंसोलिडेशन हो गया, शियर स्ट्रेंथ निकालना, अर्थ प्रेशर की अलग अलग थ्योरीज है, तो वो थ्योरीज से आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेना। इफेक्टिव स्ट्रेस के न्यूमेरिकल्स हैं, गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, परमेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनके बेसिक फार्मूलाज एक बार जरूर देख लेना। और सिर्फ वहीं पर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज भी जैसे
जैसे आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपका बायोन्सी एंड फ्लोटेशन, फ्लूइड काइनेटिक्स आपका इंपॉर्टेंट है, लेमिनार फ्लो से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, और डायमेंशनल और मॉडल एनालिसिस भी जरूर पढ़कर जाना, यहाँ से भी एक सवाल बन सकता पूरे है, चांस है। यस सर। तो सर हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर लिए, तो आपको लास्ट में मतलब हम थोड़ा सा यही गाइड करेंगे कि जैसे जब आप एग्जाम के लिए अब लास्ट के 10 दिन बचे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होगा कि आपने जो पढ़ लिया है वो आपका अच्छे से आपका रिवीजन वो हो गया हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से जो आपको एक बार फिर से देखने हैं वो हमने आपको बता दिए, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में जाकर सॉल्व करने होंगे तो आपको पता है इस बार वर्चुअल कैलकुलेटर वहां पर आपको अलाउ है। तो एग्जाम में जाने से पहले सिर्फ वर्चुअल कैलकुलेटर में एक अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा है ना? जरूरी है। तो आपको क्या लगता है मतलब कितना मॉक टेस्ट बच्चे को एक बार देना चाहिए एग्जाम से पहले? इसमें जो है पूरी टीम से बात हो रही थी, तो तब यही आपस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एग्जाम को देने से पहले आप 4 से 5 मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाएं। देखो यहाँ 4 to 5 मॉक टेस्ट लगाने का मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखना तो है ही है, बट उससे भी ज्यादा आपके दिमाग में एक पॉइंट रहे कि यहाँ पर जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ ना, वो कैलकुलेटर को यूज करने के लिए, कैलकुलेटर को यूज करने का प्रैक्टिस मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप स्पेशली कैलकुलेटर को वहां कैसे यूज करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे मैम अच्छे स्टूडेंट्स जो है केवल प्रैक्टिस ना करने की वजह से वहां कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर को चला नहीं पाते हैं, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर को प्रैक्टिस करने का, चलाने का एक अलग मेथड है, अलग तरीका है, और आप उस पर अगर फ्रीक्वेंट अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, फ्रीक्वेंट आप चला पाते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं आप 1-2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर पाते हैं, अपना टाइम सेव हो जाता है। तो हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले आप 4 to 5 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। स्पेशली किस पर्पज से दीजिए? कैलकुलेटर का प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है ना, एक ये हो गया कैलकुलेटर का। और उससे अलग अगर बात करें मैम, तो कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन बच्चे को पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन सा मतलब पूरे एग्जाम को बच्चा कैसे डिवाइड करे क्वेश्चंस को, या किस तरीके से एक सेफली वो अटेम्प्ट कर सकता है? तो सर मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में करने हैं तो सारे न्यूमेरिकल्स लेंथी नहीं होंगे, प्लस आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में पहले, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप किसी न्यूमेरिकल में 5 मिनट लगा दो और आप 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ ही ना पाओ जो कि बिल्कुल आसान थे। और यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है मैं ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल मुझे करना ही है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके गया था। वहां पर आपको स्मार्ट खेलना होता है कि मेरे को क्वेश्चंस एटलीस्ट मैं सारे पढ़ लूं, और उसमें हो सकता है कोई इतना आसान हो जो आपको डायरेक्टली 3 नंबर देकर जा रहा हो और आप कहीं ऐसे ही 5 मिनट वेस्ट कर रहे हो। तो हम तो यही आपको मतलब आपको यही गाइड करेंगे कि आप थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको पहले एक बार आप नजर जरूर मार लेना और उनको पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे आपका टाइम भी बच जाए और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आपके बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। मैम ने जो बात बोली इसी में एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि देखो एक पॉइंट तो श्योर है कि जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा मैम बहुत सिंपल रहने वाला है। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। जो थ्योरेटिकल रहेगा वो या तो स्टैटिक डेटा बेस्ड रहेगा या स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा, डायरेक्ट रहेगा। और ये भी नहीं है कि 100% न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा भी। तो ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ये आपका टाइम सेविंग जोन है। तो आप इसको एक बार पूरे पेपर को, जैसा मैम ने आपको बताया, पूरे पेपर को एक बार जरूर पढ़ें। उसमें से थ्योरेटिकल पोर्शन जो है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वो आपका टाइम सेविंग जोन हो गया, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद फिर मैम मुझे लगता है कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें भी 2 स्टेज के न्यूमेरिकल होते हैं, एक एडवांस लेवल, एक बेसिक लेवल। तो सिंपल सी बात है, हमें सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना है। एक कॉन्फिडेंस भी मैम बिल्डअप होना चाहिए, है ना, कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए स्टूडेंट के अंदर। तो आप बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल फिर सेकंड स्टेज में अपना कंप्लीट कर लेना। अब जो थर्ड स्टेज होगा उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आपके पास बचेंगे। एक जो एडवांस लेवल न्यूमेरिकल है जिसमें आपको नहीं, ज्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहने वाली है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप कंपटीशन में अभी बने नहीं है, आप कंपटीशन में हैं, बट वहां से लीड करना है। अब उस टाइम भी कम है, अब आपके पास एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, ऐसे जोन में सरवाइव करना या ऐसे टाइम पर स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना मैम तभी पॉसिबल है जब उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका हो। और वो तभी होगा जब ऑलरेडी थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल हो गए हैं, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे अटेम्प्ट हो गए हैं, तो यहाँ से एक पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर
और आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे और आप कंफर्ट रहेंगे। तो थर्ड जोन में आप ऐसे पोर्शन को रखें। उस पोर्शन में आप वो भी देख सकते हैं, उस पर भी थोड़ा सोच सकते हैं जो थ्योरेटिकल आपके बच गए हैं। इस तरीके से आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं और इसी तरीके से आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था मैम। यस सर। तो हमें लगता है हम सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन प्लान कर रही है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में जाने से पहले। तो हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और ऐसे ही हम गाइडेंस वाले और सेशन में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। और इसी तरीके से बस तैयारी करते रहिए और बेस्ट विशेस हैं आप सभी को। थैंक यू।